मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आज की सबसे अहम खबर वो ये कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के दौरान 5 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक शिवलिंग पर नक्काशी भी की गई है। यही नहीं, राम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान वहां से कई खंडित मूर्तियां मिलने का भी दावा किया गया है, जो देवी देवताओं की बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान वहां काफी संख्या में पुराने अवशेष और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, कलश, पुष्प और कई खंबे मिले हैं। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से निमिष गोस्वामी जुड़ रहे हैं। निमिष, वैसे तो भगवान राम में अयोध्या को लेकर तमाम लोगों में आस्था है, लेकिन एक और जिस तरह से खुदाई में ये अवशेष मिले हैं जो तमाम तरह के प्रमाण को पुख्ता कर रहे हैं कि हाँ, अगर यहाँ पर भगवान राम थे तो एक और कदम इसमें मजबूती से रखने के लिए ये अवशेष बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के बीच आस्था और बढ़ गई। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पत्थर मिले हैं ये अति प्राचीन है। इसमें भगवान की आमलक है। आमलक वो चीज़ होता है जो जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसके ऊपर जो आकृति बनाई रहती है उसे आमलक कहते हैं। साथ ही चौखट, बाजू, कई खंडित मूर्तियाँ और उसके साथ ही मंदिरों में लगने वाले पत्थर हैं। ये पत्थर भी ब्लैक स्टोन, रेड स्टोन के कई महत्वपूर्ण और कीमती पत्थर हैं। इसकी हालांकि पुरातत्व विभाग इस पर निरीक्षण कर रहा है और अभी कुछ कहा नहीं जाए, लेकिन तब भी ये माना जा रहा है कि ये पत्थर अति प्राचीन है और प्राचीनता को ध्यान रखते हुए इन्हें संयोजित, सुरक्षित तरीके से मानस भवन में रखा गया है। 10 दिन से राम जन्मभूमि पर समतलीकरण का कार्य चल रहा था। जहां पर रामलला विराजमान थे उसके पीछे की जो खाई थी उसको जमीन को लेवल करने का काम किया जा रहा है। उसी लेवल करते समय ये इस तरीके के पत्थर मिले हैं। इसमें तमाम तरीके की कीमती पत्थर हैं, कुएं हैं और सबसे बड़ी बात है कि आदमकद मानव के बराबर लगभग भगवान की शिवलिंग मिली है। 4 फुट 11 इंच लंबा शिवलिंग है, काफी चौड़ा है, 42 इंच इसकी परिधि बताई जा रही है। ऐसा ही एक शिवलिंग कुबेर टीला पर है। तो ऐसे में जो साधु संत हैं उनका साफ कहना है कि जो ये पत्थर है ये बेहद कीमती है और दूसरी चीज उत्साहित भी है कि ये उस समय के हो सकते हैं जब आक्रांता लोगों ने यहाँ पर आ करके और मंदिर को हटा करके लगातार जो और जानकारियां आप तक आ रही हैं वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन 2 तस्वीरें हैं जो हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, शिवलिंग और मूर्तियों की, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये राम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिली हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के दौरान ये 5 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा हुआ है। राम जन्म ट्रस्ट जो भूमि है उसके शिवलिंग पर नक्काशी भी की गई है, ये भी कहा जा रहा है। और साथ ही राम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान वहां से कई खंडित मूर्तियां, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मिलने का दावा किया गया है। 2 तस्वीरें हैं शिवलिंग और मूर्तियों की, जिसे लेकर ये है दावा कि ये राम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिली हैं। तो खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिली और साधु संत समाज में एक और आस्था की जो अलख है वो जग गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को भी भगवान राम से जुड़े हुए और ये जिस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां, कलश, पुष्प और खंबे मिले हैं, ये उनकी आस्था को और ज़्यादा बढ़ाने में मददगार हैं। तो ये वो हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, वो खंडित मूर्तियां हैं जिसमें कलश भी शामिल है, जिसमें पुष्प भी शामिल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निमिष गोस्वामी तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ही। विजय शंकर तिवारी जी, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें एक कदम और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं उन सनातन धर्म से जुड़े हुए साधु संतों के ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के ही, जिन्हें भगवान राम को उस जगह पर होने के लगातार अवशेष मिलते रहे हैं, प्रमाण मिलते रहे हैं। और ये एक और कड़ी है जो सामने आई है।
वास्तव में एक चीज़ समझने की है कि भगवान श्री राम, ये आवाज़ मेरी कान में आ रही है? जी जी, ठीक कराते हैं उसको। हाँ हाँ, ठीक है। देखो भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और श्री राम जन्मभूमि जहाँ पर वहीं पर हुआ, ये सारी दुनिया को पता है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसके बाद भी देश में भगवान श्री राम का जन्मभूमि का विरोध करने वाले लोगों ने ये आज़ादी के बाद भी 70 सालों तक ये मामला लटकाए रखा। ये सबसे पहली बात उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते रहे, उनकी स्मृति चिन्ह राम सेतु को काल्पनिक कहते रहे, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। वैसे ये तो उसी समय ध्यान में आ गया था जब पुरातत्व विभाग की तरफ से खुदाई हुई थी और कसौटी के खंभे, मूर्तियां, कलश, पुष्प उस समय भी निकले थे, लेकिन उनको कोई नहीं मान रहा था। केवल और केवल हिंदू मुस्लिम भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही थी। हाँ। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में जिला मजिस्ट्रेट जी की अनुमति से 11 मई को जो हमने खुदाई मतलब समतलीकरण करने का काम प्रारंभ किया, उसमें कोरोना महामारी के समय केंद्र ने एक निर्देश दे रखे हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए ये काम हमने प्रारंभ किया है। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, आप बोल रहे हैं कि ये साक्ष्य, ये अवशेष उन लोगों के लिए करारा सबूत है, या फिर आप तमाचा भी कह रहे हैं जो लगातार राम को काल्पनिक पात्र कहते रहे। इलियास शराफुद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मीडिया संयोजक है। इलियासी जी, अब तो आप मान लीजिए कि वाकई में लगातार जो प्रयास सनातन धर्म के साथ वो आगे बढ़ते हुए साधु संत कर रहे थे, उसके अब प्रमाण भी धीरे धीरे मिल रहे हैं, तो अब तो आपको कोई शक शुबा नहीं है कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था और उनके आसपास जो अवशेष हैं वो उस बात को पुख्ता कर रहे हैं। कोरोना से भी बड़ी बीमारी है अंधभक्ति की, क्योंकि लेके जाके मारता है सिर्फ दुनिया में, अंधभक्ति ले जाती सीधा नर्क में। तिवारी को पूरे हिंदू गुरुओं को चैलेंज है, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति से अयोध्या नाम का शहर बता लीजिए, श्री राम वहां पैदा हुए सो बता लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, कयामत तक नहीं बता सकते। उल्टा लिंगम मूर्ति की पूजा से नरक है। वेद और श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा मत बनाओ, उसको पूजो मत वरना नरक में जाओगे। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20, यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3। तो भाई धार्मिक किताब पढ़िए थोड़ा सा। इलियास जी से लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस बीच स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से विजय शंकर तिवारी जी, आप सुन रहे थे कि किस तरह से इलियास शराफुद्दीन कह रहे हैं कि भाई हमें बता दीजिए अयोध्या नाम का शहर कहाँ था। वो तमाम तरह के साक्ष्य अभी भी मानने को, जैसे कहते हैं ना कि आंखों के आगे पर्दा डाल लेना, वो वैसा बर्ताव कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है उस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन संतों ने राम मंदिर परिसर में शिवलिंग और मूर्तियां मिलने के दावे पर खुशी जताई है और क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनिए। और मंदिर का निर्माण शीघ्र हो, इस लॉकडाउन में भी जिलाधिकारी से आदेश लेकर के जमीन का समतलीकरण और जहां रामलला पहले विराजमान थे उस स्थल को शुद्धि कराना, पूजन कराना नित्य, ये कई दिनों से कार्य चल रहा है। जैसा कि आप सारे लोगों को विदित है, जिस समय पत्थर तराशा जा रहा था और उसका कार्य पूरा हो गया कार सेवकपुर में, वहाँ कार्यशाला में, तो निश्चित रूप से जल्दी मंदिर बने इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। खुदाई में पुरातत्व की सामग्रियां जो प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, यह सिद्ध होता है कि कभी स्वर्णिम काल भारत का था राम जन्मभूमि, जैसा कि मैं सुना हूं और सभी लोग जानते हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर निर्माण कराया था जिसको ध्वस्त कर करके एक ढांचा खड़ी की गई थी। तो उसका अवशेष ये सब हो सकते हैं, परंतु अभी कोई उसका पूरा तत्व साक्ष्य भी नहीं मिला है। परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि राम जन्मभूमि की खोदाई में उसको समतलीकरण में मिले हैं, तो वह राम जन्मभूमि के ही अवशेष हों। निमिष गोस्वामी हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निमिष, साधु संत बहुत खुश हैं इस बात को सुनकर कि और ज्यादा राम मंदिर भगवान राम के होने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वहां अयोध्या में रह रहे लोग इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, लोग भी बहुत खुश हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी खुशी की लहर है। ये साफ कहने का मतलब ये है कि ये मानने को तैयार नहीं थे अब तक जो लोग, जो इतने लंबे अरसे के बाद फैसला आया, जो अब तक जो पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई, जिसको ये नहीं मान रहे थे कि ये चीज़ें मिल रही हैं, ये मंदिर के प्रमाण है, अब उनको और पुख्ता सबूत निकल कर सामने आए हैं। तमाम तरीके के पत्थर हैं, भगवान के देवी देवताओं के पत्थर हैं, कई काफ़ी कीमती, और जो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि अति प्राचीन है। और उनकी प्राचीनता को देखते हुए अयोध्या के संत समाज ने आज सुबह ही इसको खुशी खुशी स्वागत किया है। इस बाकायदा हर्ष जताया है कि इस बात को और एक कदम ठोस तरीके से कहा जा सकता है कि वहां पर पूर्व में भी कोई मंदिर था, और मंदिर को लेकर के जो संत समाज हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो खासा उत्साहित हैं। उन्होंने स्वामी दीपांकर भी निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी दीपांकर जी, ये एक और कदम है उस साक्ष्य का जिसका इंतजार, जिसकी बात आप लगातार कहते रहे हैं, और एक और प्रमाण उसका मिला है। पुरानी एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और जिस प्रकार की अभी चीजें खुदाई या समतलीकरण में मिल रही हैं, मुझे पहले भी अपने आराध्य और उस मंदिर पर अनंत कोटि विश्वास था, आज भी विश्वास है। और ये हर्ष का विषय है हर भारतीय के लिए, सनातनी के लिए, जो सनातन धर्म को जीता है, भारत में जीता है, राष्ट्र को जीता है, महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना करता है, रघुपति राघव राजा राम कहता है, आते जाते मिलते जुलते लोगों को राम राम कहता है। कभी आपसे भी मिले, आपको भी कहे होंगे कि दीदी राम राम क्या हाल है। तो अर्थ कहने का कुल मिलाकर ये कि उन लोगों के लिए आज हर्ष का ही विषय नहीं है, उन लोगों के लिए एक भाव की अभिव्यक्ति की, भक्ति के भाव को समझने का भी विषय है, जो मात्र इस चीज को नकार देते थे, कहते थे कि राम इज नॉट एग्जिस्ट। आज उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विषय है। कम से कम अब वो इस बात को ये नहीं कहेंगे जैसे पहले कह देते थे। और जहां तक मैं समझ सकता हूं कि अपार हर्ष के विषय के साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये भी चेतना और चेत जाने जैसा है कि किसी की आस्था को कभी मतलब तिलांजलि नहीं देनी चाहिए, किसी की आस्था पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। मैंने तो तब भी कहा था जब धर्म सभा हो रही थी कि जो राम का नहीं वो मेरे क्या किसी भी काम का नहीं। हाँ, क्योंकि राम मात्र एक राम राज्य की परिकल्पना से हटकर बहुत कुछ है। सुबह शाम रात दोपहर सब राम ही तो हैं। हाँ, और अंतिम में कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। तो हम लोग तो उसको जीते ही हैं। जी, मैं बिल्कुल। बहुत खुश हूं। स्वामी दीपांकर, हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं इलियास शराफुद्दीन आपके पास जाना चाहूंगी। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये बात कह चुकी है और उसके बाद लगातार जो खुदाई हो रही है उसमें भी उस तरह के अवशेष मान रहे हैं, दिख रहे हैं कि भाई वाकई में वहां भगवान राम के होने के सबूत हैं, साक्ष्य है, तो आप लोग दिमाग से तो मान चुके हैं, दिल से क्यों नहीं मान लेते हैं? मसला ये है 1000 से ज्यादा पेजेस के जजमेंट में एक भी रेफरेंस हिंदू धार्मिक किताबों या आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रिपोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई नहीं दिए। इसीलिए रिटायरमेंट के फौरी बाद राज्यसभा के मेंबर बन गए और 2 कौड़ी की इज्जत हो गई उनकी। अच्छा, आप यहाँ पर सुनिए, आप हमारे यहाँ पर न्यायालय को, उनसे संबंधित जजों को कटघरे में खड़े करने के लिए बैठे हैं क्या? आपको इतनी सलाहियत नहीं है कि आपको अपनी बात रखने के लिए कम से कम किसी को अपमानित ना करना पड़े? इलियास शराफुद्दीन जी, मैंने आपसे बहुत स्पेसिफिक पूछा कि आप देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। इलियास शराफुद्दीन जी, भगवान मेरी पूजा करो, चैलेंज है। इलियास शराफुद्दीन जी, सबको चैलेंज है। देखिए, मैं ऐसी किसी भी आपके नर्गल बात को आगे नहीं बढ़ाने दूंगी। मेरे साथ स्वामी शैलेशानंद भी हैं, सुन रहे हैं स्वामी जी। इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग हैं जो अदालत के फैसले के बाद दिमाग से तो मानने को मजबूर है, लेकिन दिल से नहीं मानेंगे ये अवशेष और ये तमाम साक्ष्य मिलने के बाद भी। ऐसा क्यों? अरे मैडम, अवशेष मोदी जी 2 लाख करोड़ निकाल लेते हैं जीरो में से, तो ये अवशेष का क्या है? इलियास जी, आपका नाम शैलेशानंद है क्या? इलियास जी, आपका नाम शैलेशानंद है? शैलेशानंद जी से मेरा सवाल है। शैलेशानंद जी, हाँ जी, ये विडंबना है इस राष्ट्र की कि जब भी हम कोई भी ऐसी कोई बातें करते हैं तो ये लगातार यहाँ पर इस प्रकार के विरोधाभास सामने आते हैं। अरे सत्य को आईना दिखाने की जरूरत पड़ेगी, इनको देखना है सत्य का आईना। यदि कहीं पर खुदाई हो रही है, हमने इतिहास में देखा है मैम कि हम एएसआई की खुदाई के अंदर निकल रहा है, डीएचयू और पुरातत्व विभाग ने जब वाराणसी में किया वहां पर निकला, बाली इंडोनेशिया में निकले शिव के सारे अवशेष, वहां की प्रतिमाओं के, सिंधु घाटी सभ्यता में निकले हैं, कालीबंगा के अंदर कपिल मुनि के आश्रम में निकले हैं। मैं जहां से बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से, वहां पर अमझेरा नाम के ग्राम के अंदर निकले हैं।
अरे अब और क्या चाहिए? फॉसिल स्टडी कह रही है, वैज्ञानिक आधार कह रहा है, आध्यात्मिक आधार कह रहा है, धार्मिक आधार कह रहा है। इनको मानने में क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, ये समझ में नहीं बैठता है। और सबसे बड़ी बात ये जिस बात को स्वामी दीपांकर भी कह रहे थे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब आपके सामने साक्ष्य हैं, आपको नहीं मानने तो मत मानिए। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आगे खबरों में बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आज दिल्ली के मंदिरों को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया है। वीएचपी ने कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर से अपने अभियान की शुरुआत की है और ये जानकारी है कि दिल्ली के करीब 2000 छोटे और बड़े मंदिरों में ये अभियान चलेगा। दिल्ली के मंदिर सैनिटाइज होंगे, यानी कि भक्त जल्द अपने इष्ट के दर्शन कर पाएंगे। लॉकडाउन 4 के चरण में देश आ चुका है, कई तरह की छूट भी मिली है। इस समय हम दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस में है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर एक बंदूक जैसी एक अभियान वो मंगवाया गया और उसके जरिए लगातार जो मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं, मंदिर का जो मुख्य द्वार है, उन सब पर अब सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ये दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर है जो कनॉट प्लेस में मौजूद है और वीएचपी का कहना है कि दिल्ली के तमाम मंदिरों में इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा। ये यहाँ पर इस प्राचीन मंदिर की मान्यता काफ़ी है। हर रोज़ यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन आज जो है अभी क्योंकि मंदिर बंद हैं इस कारण से यहाँ पर भक्त नहीं आ रहे हैं। हालांकि एक जो कमी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखने में शायद चूक हो रही है। यही है कि जिस मंदिर में हम खड़े हैं यहाँ इसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ ना केवल दिल्ली में बाहर से भी लोग आते हैं और लोगों का ये मानना है कि अगर मंदिर में आज ये नहीं जा पा रहे तो कम से कम मंदिर के बाहर तो आए हम लोग। तो मंदिर के बाहर यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं और इसलिए हमारी इच्छा ये है कि कम से कम यहाँ तो सैनिटाइजेशन अच्छे ढंग से हो। हम तो ये चाहेंगे जो मंदिर खुलें और आस्था भक्तों की बनी रहे, जिससे कि लोग आए जाएं और प्रार्थना वो भी इस बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे ये ख़त्म हो जाए और जो सरकार आदेश देगी हम उसको निर्माण करेंगे उसके लिए और आशा चाहते जल्दी से जल्दी खोला जाए भक्तों की डिमांड। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की मार्केट में आग लग गई है। चश्मदीदों के मुताबिक इस बाजार के बाहर लगे एक ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने के बाद आग फैली। इस बाजार में टीवी, फ्रिज और मोबाइल फोन की दुकानें हैं, जिनमें रखा लाखों का माल इस आग में जलकर राख हो गया। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये खबर, जहां पर आग लगी है और ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के नाम से मशहूर इलाका है, जहां पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं। चश्मदीद जो बता रहे हैं उसके मुताबिक बाज़ार के बाहर लगे एक ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली और उसके बाद ये आग पूरे मार्केट में फैल गई। इस बाज़ार में टीवी, फ्रिज और मोबाइल की दुकानें हैं, जिनमें रखा लाखों का माल आग में जलकर राख हो गया है। किस तरह से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, आप देख सकते हैं। धुएं का गुबार चारों तरफ छाया हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई। ये सभी मजदूर ट्रेन से उतरकर उत्तर प्रदेश के लिए निकलने वाले थे, लेकिन उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई, जिसके बाद पालघर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घर जाने के लिए परेशान मजदूरों ने अचानक ट्रेन कैंसिल होने पर हंगामा किया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ गई। कल भी पालघर स्टेशन पर ऐसी ही भीड़ लग गई थी। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, हम बार बार महाराष्ट्र से, मुंबई से, खास तौर पर हम चाहे बांद्रा की बात करें, पालघर की बात करें, इस तरह मजदूरों को क्यों आना पड़ रहा है स्टेशन पर और ये कैंसिलेशन क्यों करना पड़ रहा है? ये स्थिति क्यों बन रही है कि इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग ना हो पाए? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात है जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो साफ तौर पर सरकार और प्रशासन के बीच जो है वो नजर आ रही है। कल भी आपने पालघर की स्थिति देखी थी कि किस तरह से मजदूरों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया था, टोकन नहीं बांटे गए थे और जिन मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन किया था उससे ज्यादा मजदूर वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। यानी पुलिस प्रशासन जिसके ऊपर सिचुएशन हैंडल करने की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा है। दूसरी चीज, आज की जो तस्वीर है, आज कुल पालघर स्टेशन से 3 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए जानी थी, लेकिन किसी कारणवश 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जिसके चलते जो 3 ट्रेनों के मजदूर इकट्ठा हुए थे, जिन्हें बुलाया गया था, वो भीड़ इकट्ठा हुई और अब वो हंगामा कर रहे हैं कि आखिर वो अब जाए तो जाए कैसे, क्योंकि कई जगहों से लोग पैदल चल के आए हैं स्टेशन तक। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ रही है और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय है वो कहीं ना कहीं उसकी कमी जो है दिखाई दे रही है और यही वजह है कि स्थिति इस तरह की पालघर में सामने आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि अब प्रशासन इस लापरवाही को किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसको कवर अप करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमने जब जब इस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र, मुंबई, पालघर, बांद्रा देखी है तो कभी कह दिया जाता है कि अफवाह फैल गई, कभी कह दिया जाता है अराजक तत्वों ने कर दिया। अब तो सीधे सीधे ट्रेन कैंसिल की गई है, इसके लिए क्या जवाबदेही है उनके पास? देखिए जो रूल्स है उसके मुताबिक जो लिस्ट तैयार की जाती है प्रशासन की तरफ से, जिन मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया होता है उसकी लिस्ट सरकार को भेजी जाती है और उस लिस्ट के मुताबिक रेलवे से ट्रेनें मांगी जाती है। लेकिन अचानक से इन मौके पर जो है ट्रेनों को कैंसिल कर देना कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, क्योंकि रेलवे जो है वो ट्रेनें मुहैया तो करा देती है, उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है। लेकिन जब ट्रेनें कैंसिल होती है तो उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होती है, रेलवे उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। तो साफ तौर पर यहाँ पर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और जिस तरह से सरकार की जी स्थिति है इस वक्त मौजूदा हालात में महाराष्ट्र में, उसमें इस तरह की लापरवाहियां ही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र इस वक्त देश में कोरोना के मामलों में नंबर 1 है। आप भीड़ देखिए, भीड़ देख के इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं। बनाया जा रहा था कि ये भीड़ लगातार जमा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। अब प्रशासन बताइए, प्रशासन ने ही इन्हें मजबूर कर दिया है ऐसे भीड़ भाड़ की स्थिति बनाने के लिए। शुक्रिया दिवाकर आपका, अपडेट के लिए आपके साथ आगे जुड़ेंगे। मुंबई की कांदीवली से खबर है, जहां ट्रेन से गांव लौटने की उम्मीद में पहुंचे मजदूर उस समय मायूस नजर आए जब उन्हें वहां से यूपी के जौनपुर और प्रतापगढ़ जाने वाली ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी मिली। वहीं मजदूरों को आश्वासन देने वहां पहुंचे यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने ट्रेन की उम्मीद में पहुंचे लोगों पर छुट्टियां माने जाने का आरोप लगा दिया, जिससे कांग्रेस ने उन्हें निशाने पर ले लिया। उत्तर प्रदेश जाने वाली 3 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें कैंसिल होने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और कहीं न कहीं लोगों की परेशानियां अभी भी बढ़ी हुई हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नेता संगम लाल जी हैं हमारे सामने। सर, प्रतापगढ़ की भी ट्रेन कैंसिल हुई है, जो 2 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं उसमें प्रतापगढ़ की भी ट्रेन है और जौनपुर की भी ट्रेन है। कहीं ना कहीं मजदूरों में इस चीज को लेकर रोष भी है। नहीं, ऐसा कोई रोष नहीं है। और देखिए अभी परेशानियां तो बढ़ी है ना? नहीं, कोई परेशानियां नहीं बढ़ी है। देखिए एक साथ में इतने लोग अगर रवाना होंगे तो थोड़ा 1-2 दिन वेट तो करना पड़ेगा। और रोज के 50 ट्रेन छूट रही है। अभी तो भारत सरकार ने एनओसी भी बंद कर दिया है। खाली लिस्ट बनाए और रोज के रोज 1500 एक ट्रेन में लोग जा रहे हैं और कहीं कोई रोष नहीं है। अब आराम से 2-3 दिन में सब लोग चले जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, देखिए ये जो लोग हैं ये परिवार से हैं। जो श्रमिक मजदूर थे ना वो लोग तो जा चुके हैं। ये तो जो छुट्टियों मनाने जाते थे ना ऐसे लोग हैं। ये छुट्टियां मनाने वाले मजदूर नहीं है, क्योंकि अगर छुट्टियां मनाने जाने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह से कतारों में लग के जो है सब कुछ झेलते हुए नहीं जाते हैं। श्रमिक मजदूर जो हैं वो सिर्फ अकेले आए थे नौकरी करने यहाँ। जो फैमिली से है उनका खुद का यहाँ रूम है। हमें ऐसे लफ्ज निकालना ये बहुत गलत है, लेकिन बार बार हमें ये अनुभव आता है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई उनका सांसद ऐसा बोलता है तो ये भारतीय जनता पक्ष का कोर जो लोग हैं उनकी भूमिका होती है और कोई सांसद के मार्फत वो बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये जो माइग्रेंट्स है उसके बारे में ऐसा बोलना बहुत गलत है, इसका हम निषेध करते हैं। और अगली खबर ये कि सरकार ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ान सेवा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में साफ किया गया है कि हवाई यात्रा के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। यात्रियों को सिर्फ एक बैग ले जाने की इजाजत होगी। साथ ही ये भी साफ किया कि सिर्फ ऑनलाइन चेक इन के जरिए ही एयरपोर्ट में एंट्री दी जाएगी। एयरपोर्ट के काउंटरों पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी। एक दिन पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़ानें शुरू होने की जानकारी दी थी, जिसके लिए आज एयरलाइंस, एयरपोर्ट और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोरोना संकट पर बीजेपी नेता संबित पात्रा से ऑनलाइन चर्चा की। इस चर्चा में रेल मंत्री ने लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों की समस्याओं से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सभी राज्यों की पूरी मदद करने का दावा किया। मैंने अभी बताया 257 ट्रेनें आज तक चली हैं, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश में
सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक ट्रेनें चली, यानी 1054 ट्रेनें, 1054 ट्रेन मात्र उत्तर प्रदेश के लिए देश के कोने कोने से गई। और देश के हर राज्य से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, हर राज्य से उत्तर प्रदेश के लिए इतनी ट्रेनें निकली। और जो राज्यों ने हमें सहायता दी, जिन्होंने इसका लाभ लिया, उसमें बिहार ने लगभग 1/4 ट्रेनें बिहार ने ली, 562 ट्रेनें, मध्य प्रदेश ने 108 ट्रेनें ली है। तो एक प्रकार से अलग अलग स्टेट्स ने अपनी अपनी कोशिश करके हमें मदद करके ट्रेनें लेने का सिलसिला किया। तो ये होता है कि कुछ स्टेट्स ने तो जरा भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आपको याद होगा वो दृश्य बांद्रा स्टेशन पे कुछ दिन पहले, शायद 13 या 14 तारीख को, या 13 या 14 को था, या उसके भी पहले था, जो लोग इकट्ठे हो गए थे। अब वो सब पश्चिम बंगाल जाना चाह रहे थे और हमारे पास अनुमति नहीं मिलती थी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के लोग देश भर में फैले हुए, मैं समझता हूँ 30-40 लाख लोग कम से कम अपने घर जाना चाहते हो, लेकिन आज तक पश्चिम बंगाल में हम मात्र 27 ट्रेनें चला पाए, ओनली 27। बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने बड़े डिटेल से पूरे राज्यवार कितनी ट्रेन राज्यों ने मंगाया था वो डिटेल रखा है। मगर इसमें ये जो राज्यवार आपने भी डिटेल रखा है, इसमें बहुत चौंका देने वाले विषय सामने आए। कहाँ तो उत्तर प्रदेश में 1054 ट्रेन उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों के लिए भिन्न भिन्न राज्यों से मंगाए। वहीं वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से मात्र 27 ट्रेन दिख रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। हम भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं और आज तो खैर मैं राजनीतिक रोल में हूं भी नहीं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा जरूर, इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी सच सामने आई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, ये सब धन्यवाद के भागी हैं। इन्होंने अपने अपने मजदूरों की बहुत चिंता की है। दूसरी बात है पीयूष जी, जैसा कि अभी मालूम पड़ा है, हम आपके ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर रहे थे और रेलवे मंत्रालय ने भी कहा है कि जून 1 तारीख से शायद 200 नॉन एसी ट्रेन चालू होंगी। आप जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे तो बहुत सारे लोग जो पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, उनके लिए सहूलियत होगी। आदरणीय पीयूष जी। धन्यवाद संबित जी। मैं समझता हूँ समय आ गया देश को सामान्य स्थिति की ओर लेके जाने का। इस दिशा में हमने पहले राजधानी शुरू की थी और 1 जून से अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। और राजस्थान के जयपुर से खबर है, जहां लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मजदूर काम पर लौटने की तैयारी में है। जयपुर के अजमेर रोड पर मजदूर अपने फावड़े और औजार लेकर काम मिलने के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन मजदूरों के एक साथ एक जगह जमा होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। लॉकडाउन 4 के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम की छूट दे दी गई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में। उसके बाद में मज़दूर इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त हम खड़े हैं अजमेर रोड बाईपास पर और ये मज़दूरों की चौखटी है। अब आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर 2 महीने बाद में फिर बड़ी संख्या के अंदर मज़दूर इकट्ठे होने लगे, काम की तलाश में फावड़े लेकर आ गए, अपने औजार लेकर पहुँच गए। हालांकि मास्क देखिए कि लगा रखा काफ़ी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने नहीं भी लगा रखा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी उस रूप में इतनी नहीं हो पा रही है। काम मिल रहा है? काम नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। तो कब से बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ पर अभी है 2 महीना हो गया, मेरा कुछ नहीं मिलता है। 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं? हाँ 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, धंधा पानी है ही नहीं। लोग क्या खाएंगे? कोई ले जा नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं ले जा रहा, पर पूछते नहीं। अच्छा, कोरोना का डर नहीं लग रहा? कैसे काम करेंगे आप? कोरोना का तो डर लगता है, अपना खाना खाएंगे ऐसे मरेंगे। पेट की आग जरूरी है, पेट के लिए साहब बैठे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। बैठे हैं, क्या करें? सुबह 6 बजे आ जाते हैं, कोई पूछता नहीं है।